अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सैलाब मुतासरीन अभी संभले नहीं कि NDMA ने आज रात से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिशों और क्लाउड बर्स्ट और उसके नतीजे में मुमकिन सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी अलर्ट के मुताबिक आज रात से 22 अगस्त तक अपर खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, जेहलम और अटक में बारिशों के एक बड़े स्पेल का खतरा है। इस हवाले से वफाकी दारुल हुकूमत में भी सैलाब से निपटने के इकदाम की हिदायत जारी कर दी गई है। मरी और आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग के खतरे के बायस सयाहों की तादाद महदूद करने की भी हिदायत जारी कर दी गई है। आज इस्लामाबाद में चेयरमैन NDMA जनरल इनाम हैदर मलिक ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि बारिशों के 3 मजीद सिलसिले पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे हैं, जो सितंबर के 10 दिनों तक बाकी रहेंगे। इस साल हमारे मानसून 2025 का भी फैलाव और इसकी इंटेंसिटी मामूल से ज़्यादा है। आने वाले दिनों में हम तवक्को करते हैं कि ये मानसून के तकरीबन 2 से 3 स्पेल और पाकिस्तान में अभी सितंबर के पहले 10 दिनों तक ये बाकी रहेंगे। चेयरमैन NDMA का ब्रीफिंग में मजीद कहना था कि खलीज बंगाल की जानिब से एक नया बारिशों का सिलसिला पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहा है। अफगानिस्तान के नंगरहार और कंधार रीजन से एक सिलसिला पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहा है। पाकिस्तान में होने वाले नुकसानात माहौलियाती तब्दीली का एक हिस्सा है। मिन हैसल कौम मिलकर इन मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करेंगे। ऐसी ही वार्निंग जुम्मा को हमारे प्रोग्राम में DG मेट साहबजाद खान ने भी जारी की थी। ये 8वां भी आएगा, 9वां भी आएगा, 10वां भी आएगा। अभी 50% बारिशें होनी हैं, तो 50% आप पहले देख लें कि उन बारिशों ने कितनी तबाही मचाई है। तो आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट होंगे हमारे ऊपर। 1 अगस्त के बाद शुमाली इलाका जात या KP के कुछ इलाके जो थे, वहाँ पे टेम्परेचर जो था एवरेज से 7 और 8 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा था। 26 जून से आज तक सिर्फ 53 दिनों में मॉनसून के दौरान पाकिस्तान ने बड़ी तबाही देखी है। खानदानों के खानदान, क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों की नजर हो गए। कई देहात सफ़ाए हस्ती से मिट गए, जिसकी एक मिसाल बुनेर का गांव बिश्नोई और मलकपुर है, जहां 300 मकानात सैलाबी रेला बहाकर ले गया। क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से मुतासरा इलाकों में अवाम पर क्या बीती, आइए देखते हैं। हमारा नुकसान तो बहुत हुआ है। 50,000 रुपया भी रुड़ गया है, तो हमारे घर का सामान भी सब रुड़ गया है। तो जान बचा कर तो हम भागे। ये या जो सैलाब ने बहुत तबाही मचाई थी। पीर बाबा का बाजार तो मुकम्मल तबाह हो गया है। मलकपुर, डुकड़ा, पुलान, ये पूरा इलाका जो है खराब हो गया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। तो 100 बाड़ी कलो इन लोगों ने रिसीव की थी, 15 लाशें जो इसकी पहचान भी नहीं। यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो हमारी सोच का जो लिमिट है ना, उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये बुनेर के तारीख में सबसे बड़ा सान्या है। इस आफत से निपटने के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत के साथ साथ पाक फौज रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयों में मसरूफ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर KP के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज की जानिब से राशन की तकसीम जारी है। आर्मी चीफ की हिदायत पर पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने ख्वाड़ बांडा के इलाके में राशन पहुंचाया। खराब मौसम के बावजूद पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स बुनेर, शांगला, सवात में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ हैं। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स दूर दराज इलाकों से जख्मियों को महफूज मुकाम तक भी पहुंचा रहे हैं। फौज के डॉक्टर्स ने मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स लगा लिए हैं, जहां मरीजों का मुआयना और मुफ्त अद्वियात भी दी जा रही है। यहाँ सबसे अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान 2022 से मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर होने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स से लेकर दर्जनों इदारे या रिपोर्ट से बता चुके हैं कि पाकिस्तान $54 अरब का नुकसान उठा चुका है, लेकिन हुकूमती और अवामी सतह पर इस आफत को संजीदा लिया ही नहीं जा रहा। बजट में लफ्जों का गोरख धंधा दिखाया जाता है, लेकिन ग्राउंड पर कुछ भी नहीं। इसी तरह अवामी सतह पर अब तक मौसमियाती तब्दीली को संजीदा नहीं लिया जा रहा, जिसकी एक झलक आज सवात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर आई। हम जब एक वार्निंग देते हैं, टाइम लाइन देते हैं कि आप अपनी जगह है, इतने फुट पे है, कर लो, तो लोग उस टाइम पे नहीं करते। यहाँ पर जो बड़ा सबसे ज्यादा मार्केट के नुकसान हुआ है बुनेर में, उधर यही ऑपरेशन के दौरान एक ऐसी मार्केट थी जो बिल्कुल सेंटर में आई हुई थी, और वहाँ पर ऑपरेशन के जब शुरू था और कर रहे थे तो वहाँ पर अदालत से स्टे आ गया, और स्टे की वजह से काम रोक दिया गया। तो आज सब लोग वहाँ पे कह रहे थे कि यार ये स्टे ना मिलता और ये हटा दी जाती तो इतना बड़ा नुकसान ना होता। ये तजावज़ात इस तरह करके, कब्जे करके, मेहरबानी करके इस चीज से गुरेज करें। अफसोसनाक पहलू इस सारी सूरत हाल में यह है कि मिन हैसल कौम ही हम इस तबाही के जिम्मेदार हैं। ना कोई फर्द और ना ही कोई इदारा इस मामले को संजीदगी से लेता दिखाई देता है। आज रात से मुल्क के किन किन इलाकों में बारिशें होंगी
और कहां कहां सैलाब के खतरात हैं, बात करेंगे डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात साहबजाद खान से। बहुत शुक्रिया साहबजाद खान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये बताइएगा कि एक और फोरकास्ट है कि आज रात से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद के साथ साथ जो पोठवार डिवीज़न है और इसके अलावा जो पेशावर वैली है और साथ साथ जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर शदीद बारिशों की फोरकास्ट है। और ये बताया जा रहा है कि इससे भी इस सिलसिले के अंदर भी शदीद बारिशें, क्लाउड बर्स्ट और सैलाब की सूरत हाल पैदा हो सकती है। अलर्ट जारी कर दिया आज NDMA ने भी। तो क्या ये भी जिस तरह से हमने देखा अभी बुनेर और दीगर इलाकों के अंदर जो एक हाई इम्पैक्ट वेदर इवेंट था, उस तरह की ये बारिशें होंगी या उससे कम जो है ये सिलसिला है? देखें जी, बारिश का हर स्पेल जो आ रहा है वो तकरीबन एक से बढ़ के एक आ रहा है। अब इसमें इसका इम्पेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा होगा, चूँकि आपने इलाके सारे बता दिए हैं। कश्मीर है, ये हज़ारा डिवीज़न है, पेशावर डिवीज़न है, या हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद, बल्कि ये फैसलाबाद डिवीज़न, गुजरांवाला, लाहौर, साहिवाल, इन इलाकों को भी इफ़ेक्ट करेगा। और इस चीज़ का अब आप देख लें कि जी एक जब बारिश का सिस्टम शुरू होता है ना, तो ज़मीन सैचुरेट होनी शुरू हो जाती है। जो अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गया है कि अब जितनी भी बारिश होगी वो पूरा का पूरा रन ऑफ बन के आ जाता है किसी नदी नाले में या उसमें दरिया में। तो डेफिनेटली इसका इम्पेक्ट काफ़ी शदीद भी हो सकता है। उसके साथ तेज़ हवा या गरज चमक, आंधी, ये जो आप सारा कुछ कह रहे हैं ना, ये भी होता है सिस्टम के साथ। और सर ये बताएं कि आजकल ये काफ़ी वल्नरेबिलिटी। जी यानी आपके कहने का मतलब यह है कि इतनी ज़्यादा बारिशें हो चुकी हैं कि ज़मीन के अंदर अब मज़ीद पानी जो है वो जज्ब होने की जो है वो गुंजाइश कम है, और ज़्यादा पानी जो है वो सैलाबी सूरत हाल की जो है वो उस तरफ ही जाएगा, यानी सैलाब ही आएंगे और फ्लैश फ्लड्स या फिर अर्बन फ्लडिंग की तरफ ही मामला जाएगा। बिल्कुल। अगर आप ये फ्लड्स की हिस्ट्री देखें ना, तो फ्लड्स की हिस्ट्री में आपको ज़्यादा फ्लड्स जो है ना वो अगस्त के आखिर में और सितंबर में मिलेंगे। जितने भी मेगा फ्लड्स आए हुए हैं, चाहे वो 1988 वाला है, चाहे 1992 वाला है, या इसके बाद भी जितने भी हैं, वो यही है कि सैचुरेशन लेवल एक होता है ज़मीन में पानी जज़ब करने का, वो अब हो गया तो पूरा का पूरा पानी आ जाता है वो आपका जो भी होता है। और इसलिए भी ये जो चीज़ मैंने आपको बताई ना, कि इसलिए भी ज़्यादा ख़तरात होते हैं। और इसके साथ साथ ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, इनकी बड़ी वजह जो है वो ग्लोबल वार्मिंग ही है कि टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहे हैं, और उसकी वजह से जो है वो हवा का कम दबाव भी साथ जब आता है तो उससे ये शदीद बारिशें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। देखें समर, पिछले दिनों ना 5-6 दिन पहले हमने ना एक एडवाइजरी इशू की थी। उसमें हमने टेम्परेचर्स जब देखे थे कि जी हमारे पास जो नॉर्मल टेम्परेचर से किस जगह पे कितने ज़्यादा टेम्परेचर हैं, तो हमारे पास जितना भी हमारा शुमाली इलाका जात थे, वहाँ पे टेम्परेचर जो थे ना 7 से 9 डिग्री तक ज़्यादा जा रहे थे। यानी अक्सर इलाकों में, ये जैसे आप कह लें कि हुंजा, गिलगित, ये इन इलाकों में जितने भी हमारे, और ये सारे स्नो कवर्ड या ग्लेशियर के इलाके थे। जब वो वार्निंग दी है ना, तो उसके साथ इम्पैक्ट में हमने लिखा था कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा यानी ग्लॉफ इवेंट्स हो सकते हैं। तो जब देखें ना, टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा अबव नॉर्मल जा रहा है, और अब थोड़ा सा रिकवर हो गया है, लेकिन जो अगस्त के जो पहले 10 दिन हैं उनमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा थे, हाई थे अबव, यानी आपको जो मैंने रेंज बताई है। तो उन चीज़ों से भी देखें, एक ग्लेशियर है, उसको अगर कोई ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है। वहाँ पे थोड़ा सा हीट इम्पैक्ट या बारिश का आ जाए तो वो फिर पूरा का पूरा एक तोदा जो है वो नीचे आ जाता है, और वो पानी बन के आपके वो तोदे भी वैसे जैसे आ रहे थे, ये उसमें पत्थर के भी थे, लेकिन पानी जनरेट जो हुआ है ज़्यादा वो इनसे भी हुआ है। और ये कहा जा रहा था कि ये बुनेर वगैरह में इन इलाकों के अंदर जो है वो क्लाउड बर्स्ट था। हालांकि अब जो डिटेल सामने आ रही है वो क्लाउड बर्स्ट नहीं था, बल्कि ये हाई इम्पैक्ट वेदर इवेंट था, जिसमें 5 घंटों के अंदर जो है वो 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो गई। देखें बारिश तो अगर क्लाउड बर्स्ट को जो एक डेफिनेशन उसकी जो है ना, वो हम ये भी लेते हैं कि घंटे से कम से कम 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो। तो अगर जब 5 घंटे में हुई है तो वो थोड़ा सा, चलो हम कह देते हैं कि जी ठीक है जी, वहाँ पे बारिश ज़्यादा हो गई, चाहे वो क्लाउड बर्स्ट हुई, लेकिन साथ इम्पैक्ट जो मैंने आपको बताया है ना
कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमारे इन इलाकों में जो ख़तरात बने हुए हैं ना, वो हाई टेम्परेचर की वजह से बने हुए हैं। कि जी दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस साल जो हमारे पास जो स्नो अकमुलेशन थी वो सीज़न में बिल्कुल नहीं हुई। जी ऐसा ही है। ये स्नो सीज़न जो था वो लेट था, तो जो अगर कुछ बर्फ़ बारी हो जाती तो वही बर्फ़ पिघल के आती जो इस सीज़न में होनी थी। इस साल तो वो नया एक सिलसिला शुरू हो गया कि जी जो हमारे पास ज़खायर थे ग्लेशियर्स के, वो पे मेल्ट होके आने शुरू हो। तो एक सर वो वजह इस वजह से भी ये चीज़ें जो वो वजह भी अगर है कि बर्फ़ नहीं थी, उससे हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ टेम्परेचर राइज हो गए। और दूसरी साइड एक जो बड़ी अहम वजह है वो डिफॉरेस्टेशन की है कि पाकिस्तान में जंगलात बतदरीज हर गुजरते साल कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो जो मिट्टी गर्म होती है तो वो फिर गर्म हवा जब ऊपर जाती है तो वो फिर ज़्यादा उससे जो है वो बारिश की सूरत हाल पैदा होती है। तो यानी जो सैलाबी सूरत हाल क्लाउड बर्स्ट जो है वो बनते हैं, ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स उससे बनते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन का कितना बड़ा रोल है इस कुदरती आफात को पाकिस्तान में जो है मज़ीद बिगाड़ने में? देखें फॉरेस्टेशन जो है ना वो आपकी सर्वाइवल है। आप जब भी किसी से बात करते हैं कि जी हमने अपने सिस्टम को करना है तो ग्रीन क्लाइमेट पे चले जाते हैं। अब ग्रीन क्लाइमेट में हमारे यहाँ सोसाइटियाँ एक तो जो है हॉरिजॉन्टली बन रही हैं, आपके शहर बढ़ते जा रहे हैं। शहरों के बढ़ने की वजह से भी आपके शहर जो बड़े हैं ना वो हीट आइलैंड का कंसेप्ट भी देते हैं कि जी आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है और फिर वो हमें हीट इमिट करता है। तो ये चीज़ें जो है अब हमारी टेक्नोलॉजी है, हमें थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि हमें वर्टिकली जाना चाहिए। दुनिया में जहाँ पे भी बड़े बड़े शहर हैं वो ज़्यादा हम जैसे आपको पता है कि जी हम जब शहर हमारे फैलते जाएंगे तो डेफिनेटली आप ग्रीनरी को कम करते जाएंगे, ग्रीनरी कम होगी तो आपका क्लाइमेट डेफिनेटली इफेक्ट होगा। तो ये चीज़ें हमारे माहौल पे तो असरअंदाज हो रही हैं। और सर ये भी बताएं कि आज चेयरमैन एनडीए में तो ये बता रहे थे कि जो अब तक हुआ है वो 50% है, 50% बारिशें भी मजीद होनी है। 10 सितंबर तक का वो बता रहे हैं कि ये सिलसिला जारी रहेगा, मजीद जो इस पर इल्जाम हैं वो 10 सितंबर तक आएंगे। तो ये मानसून जो है ये 10 सितंबर तक ही आप देख लें, जो उससे आगे भी ये जो है वो जा सकता है, जो पोस्ट मानसून जो आगे भी जा सकता है। ये जो है ना कि जी मानसून तो देखें जी 3 महीनों पे इसका स्पैन होता है, 3 महीनों तक होता है, यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर। बारिशें अभी तक वाक़या जो है ना वो तकरीबन जो हमारी कैलकुलेशन है डेली बेसिस पे होती है वो तकरीबन 50% हुई है और अभी 50% होना है। तो इसमें देखें आगे जो स्पेल आएंगे वो ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं जो है आने वाले दिनों में, चूँकि जो मैंने आपको सूरत हाल बताई है ना कि जी सरफेस सेचुरेट हो चुकी है, चाहे वो हमारे प्लेन एरियाज़ में है चाहे हिली एरियाज़ में, तो अब पूरा का पूरा रिवराइन फ्लडिंग का भी ख़तरा है अभी तक। और सर एक और जो अहम सवाल उठता है महकमे मौसमियात के हवाले से, ज़ाहिर अब जदीद दौर है, जदीद टूल्स हैं फोरकास्ट के, तो जब फोरकास्ट की जाती है तो उसमें एक जनरलाइज सी फोरकास्ट आती है कि जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के बारे से है कि खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशें और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है, जो कि अलर्ट जारी किया भी गया। स्पेसिफिकली जिस तरह से वो पिन पॉइंट करके जो हॉट स्पॉट्स हैं वो मेंशन क्यों नहीं किए जाते कि इन इलाकों में ज़्यादा खतरा है, यहाँ ज़्यादा बारिश हो सकती है, यहाँ ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो सकते हैं, इन इलाकों में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो सकती है। जो कि मैं वीडियो भी देख रहा था मौके जिसमें नजर आ रहा था कि वो एक सिस्टम जो है वो मूव हो रहा था उन पर्टिकुलर एरियाज के ऊपर से जहाँ पे बारिश हुई है, तो वो स्पेसिफिक हॉट स्पॉट्स को मेंशन क्यों नहीं किया जाता? मैं समर आपको एक बात बताता हूँ, अभी जो क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा चल रहा है ना कि जी अर्ली वार्निंग सिस्टम का है। देखें महकमा मौसमियात जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस पे अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम को फ़ाल करता है। लॉन्ग रेंज हो गया, हमने मई के महीने में बता दिया था कि ये मानसून जो है बड़ा वल्नरेबल या अग्रेसिव होगा और इसमें ये चीज़ें होंगी। उनमें हमने एरियाज़ बता दिए थे कि ये इन एरियाज़ में ये ज़्यादा होगा। उसके बाद हमारी फोरकास्ट जो होती है, जो भी सिस्टम आता है, हमने फिर उस सिस्टम को देख के कि बे ऑफ बंगाल से आपका सिस्टम चलता है, उसमें हम कैपेसिटी देखते हैं कि हमारे ऊपर कितना लो प्रेशर एरिया और वो कितना मॉइस्चर लेके आ रहा है और वेस्ट से हमें किस किस्म की ठंडी हवाएं मिल रही हैं, वो हम एरिया स्पेसिफाइड करते हैं। लॉन्ग रेंज में जो होती है हमारा सिर्फ पूरा एक KPK आ गया, कश्मीर हो गया, या हमने जो भी दिया। लेकिन जो ही आप देखेंगे कि हमारी वीकली फोरकास्ट आती है या फिर अलर्ट आता है तो उसमें हम एरिया स्पेसिफाइड कर देते हैं।
ये हमारी आप 15 तारीख की अगर आप देखेंगे 14 तारीख की, तो उसमें बुनेर का जिक्र है कि जी बुनेर में बहुत ज़्यादा हैवी बारिश के इम्कान आते हैं। तो ये देखें हमारी तो स्टेज जो है ना एक इस तरह चल रही होती है। फिर एक हमारी नौ कास्टिंग आ जाती है जो 3-4 घंटे पहले की होती हैं, जो 3-4 घंटे की है, उसमें और ज़्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तहसील ये तक हम बता देते हैं कि जी इस इलाके में ये चीज़ होने वाली है। लेकिन इन चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा लोगों तक जो है ना वो पहुंच भी जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पहुंचना ज़रूरी है, पहुंच भी जाती हैं। लेकिन आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि जी कहाँ पे हो जाता है। लेकिन ये है कि देखें जी हर साल हम ये चीज़ भुगतते हैं। जैसे दरियाए सवात में 2010 में जो हाल हुआ, फिर 2014 में जो हाल हुआ, इंसानी कोताही भी एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो बनती है इस तबाही का, नुकसानात का। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ सर। ये जो पिछला जो बुनेर वाला था, जो ये दो वेदर सिस्टम जो है वो मिले थे आके आपस में, एक अफगानिस्तान वाली साइड से आया था, एक भी आप बंगाल से आया था, वो मिले तो उसने ज़्यादा तबाही की। तो अब ये जो अगली फोरकास्ट जो है आज रात से जो सिलसिला शुरू हो रहा है, ये किस तरह का है सर? ये भी काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि जी इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बारिशें हैं। इसमें ज़्यादा बारिशें जो है ना वो हमारे मैदानी इलाकों में भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जी फैसलाबाद, गुजरांवाला, इन डिवीजन्स में भी काफ़ी ज़्यादा बारिशें हैं, लाहौर और यहाँ पे भी अर्बन फ्लडिंग की जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्कान आते हैं। हमारे इस्लामाबाद या इसके गिरदोनवा में भी बारिश होगी, हज़ारा डिवीज़न। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जी ये चीज़ें अब ऑलरेडी लोगों को बताई जा चुकी हैं। अब तो ये एक इतनी बड़ी डिस्कशन चल रही है, तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है एजेंसीज़ को भी वार्न कर दिया गया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये अब इनमें जो है ना हमारे दरियाओं में भी रिवराइन फ्लडिंग का भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तरबेला डैम तकरीबन आप कह लें कि 98% भर चुका है। अब अगर बारिश एकदम सिस्टम आपका ऐसा आता है कि काबुल में भी पानी आता है और तरबेला से भी रिलीज़ होगा, तो फिर थोड़ी सी इसमें भी तरबेला में भी फ्लडिंग हो सकती है। इलाके हैं वहाँ पे जो है वो दरियाओं में सैलाबी सूरत वहाँ पे इसमें ये नहीं। हाँ, और दूसरा चनाब जो है वो अभी तक उस पर बड़ी वल्नरेबिलिटी है कि अगर कैचमेंट एरियाज़ में जैसे फोरकास्ट है बारिश होगी तो वो थोड़ा सा तकरीबन चनाब में भी पानी आने के खदशात हैं। सही है, बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की डीजी महकमा मौसमियात हैं साहबजाद खान, जिन्होंने बताया है कि आज रात से एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो है वो डेवलप हो रहा है, जिससे शदीद बारिशें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हो सकती हैं, जिसमें हज़ारा डिवीज़न है, जिसमें आपका पोठोहार डिवीज़न है और साथ साथ जो पेशावर वैली है उसमें शदीद बारिशें हो सकती हैं, कश्मीर के अंदर और फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर भी शदीद बारिशें हो सकती हैं, जिससे सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। और जो रिपोर्ट्स हैं मुख्तलिफ महकमे मौसमियात की, उसमें तो ये बताया जा रहा है कि सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जो है वो एक्सट्रीम जो है वो लेवल की बारिशें हो सकती हैं, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो तमाम जो शहरी हैं उनसे भी NDMA की जानिब से भी ये उनसे इल्तमास की जा रही है कि आप एहतियात करें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए, पर्टिकुलरली जो सियाहती मकामात हैं वहाँ जाने से गुरेज किया जाए और भरपूर तरीके से जो है एहतियात से ही इस सूरत हाल से बचा जा सकता है। प्राइम एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और अहम खबर के बारे से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल की वजह से अपनी सियासी सरगर्मियाँ तो फ़िलहाल मुअत्तल की हैं, लेकिन तहरीक के हवाले से अब तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस भी शायद कम होते जा रहे हैं। और इस दौरान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी ऑफ़र भी आ गई है कि अगर वो सिद्क़ दिल से मुआफ़ी मांगते हैं तो मामलात उनके हल हो सकते हैं, मुसालियत हो सकती है। क्या तहरीक इंसाफ इस ऑफ़र को अवेल करेगी और आने वाले दिनों में मुल्क का मुमकिन सियासी मंजरनामा क्या बनेगा, इसी पर बात करेंगे। प्राइम में हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब और अतर काज़मी साहब, दोनों ही सीनियर साफ़ी तजज़ेकार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपने प्राइम में ज्वाइन किया। अतर काज़मी साहब, क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ, आपको लग रहा है कि इस ऑफ़र को अवेल करेगी? चूँकि ज़ाहिर उनके पास अब ऑप्शंस बड़े महदूद होते जा रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी उनकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, अदालतों के अंदर भी उनको जो रिलीफ वो चाह रहे हैं वो उन्हें नहीं मिल रहा, और तीसरे नंबर पर अगर सियासी बात की जाए तो उनकी जो स्ट्रेंथ है पब्लिक के अंदर पॉपुलर वो है, लेकिन जो उनकी ऑन ग्राउंड अगर देखा जाए वो स्ट्रीट पावर वो अभी तक नज़र नहीं आ रही। तो क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ इस ऑफ़र को अवेल कर लेगी या मुश्किल है?
देखिए अभी तो समर साहब इस तरह की मुझे पता है कि आप इशारा कर रहे हैं, सोहेल बड़ाई साहब ने जी भी हाँ। एक कॉलम भी लिखा है, कल भी उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन क्या कोई ये कोई फाइनल ऑफर है या हतमी तौर पे इमरान खान साहब को ये ऑफर कर दी गई है? ये मीडिया की टॉक तक तो काफी हद तक अब इस पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज खान साहब के टेबल के ऊपर जाके पड़ी हुई है जिसके ऊपर खान साहब ने साइन करना और वहां से मामलात हल हो जाएंगे। ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो हो सकता है कि जिसके ऊपर शायद कोई बातचीत हो, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप 2 ढाई साल के दौरान देख लें, इस चीज का बार-बार जिक्र आता रहा कि जी, जी, अगर कोई ईएसपीआर ने अपनी प्रेस माफी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी जिक्र किया है इसका एग्ज़ैक्टली एक दो मरतबा। तो मेरे ख्याल में वो जो इसको ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जैसे इमरान खान साहब के तमाम गुनाह जो है, जो भी मुबैना तौर पे हैं, वो माफ हो गए हैं, तहरीक-ए-इंसाफ की वापसी का सफर शुरू हो जाएगा। जो ही ये इस तरह की कोई चीज मुझे फिलहाल टू बी ऑनेस्ट टेबल के ऊपर नजर नहीं आती। हाँ, मुल्क का सियासी माहौल बेहतर करने के लिए शायद ये एक राय दी गई है कि अगर दोनों तरफ से इस चीज को सोचा जाए, अगर किसी की कोई कमी पेशी है, अपनी अपनी गलतियों का इतराफ किया जाए, तो उस जानिब तो ये मुझे इशारा लगता है। मुझे हतमी तौर पे ये कोई बड़ी ऑफर नजर नहीं आ रही कि जी नून लीग भी फारिग, पीपल्स पार्टी भी फारिग और खान साहब माफी करेंगे और वो इक्तदार में आ जाएंगे। मुझे इतनी जल्दी ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी आमिर रियाज राना साहब, आपकी क्या राय है? फिर आपको क्या हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? तहरीक इंसाफ फिर आएगी मुफाहमत के ट्रैक के ऊपर या मुजाहमत ही उनके पास एक आखिरी वाहिद ऑप्शन है? इमरान खान के कहने पे पहले वो आर्मी चीफ से मिले थे मीटिंग में, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी थे अली अमीन, और उसके बाद वो नंबर 2-3 पोजीशन पे मिले थे। मैंने उस वक्त भी ये बात रिपोर्ट की थी कि उन्हें कहा गया था कि हमारा नुमाइंदा भी बैठेगा। गवर्नमेंट के 4 लोगों के नाम दिए गए थे, मोहसिन नकवी, अयाज सादिक, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, कि इनमें से कोई चॉइस कर लें और अपने बंदे दे दें और बैठ के बात कर लें, लेकिन आपको 9 मई का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बातचीत उस वक्त भी यही कह के की गई थी, और आज भी जो बात मैंने तो उसी दिन रिपोर्ट की थी जिस दिन ब्रसल्स में उन्होंने खिताब किया था कि उन्होंने कहा है कि माफ़ी आपको मांगनी पड़ेगी। क्योंकि मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ कि मैंने अमेरिका जब वहाँ उन्होंने खिताब किया तब भी लोगों से बात की, अब भी बात की, तो क्लैरिटी थी कि उनके जहन में। और ये जो जिन लोगों का ये मंसूबा था, ख़ास तौर पे PTI के चाहने वालों ने एक पूरी गेम डाली थी कि वो सदर बनने जा रहे हैं और मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, और हम उस वक्त भी ये बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये यूट्यूबर्स की कमाई का धंधा है। अब जो बातचीत होने जा रही है वो प्राइम मिनिस्टर ने 1 जून के एंड पे ऑफर की बैरिस्टर गौर को, और एक पब्लिकली 14 अगस्त को की। ये मसला है, PTI के अंदर से मखमसा निकालें, इनको गवर्नमेंट को फंसा लें। पहले तो 20 जनवरी पे तवक्को थी ना, सारे के सारे जो PTI के हामी तजिया नगार थे कि जी 20 तारीख को पता नहीं ट्रंप साहब आके क्या पाकिस्तान में तूफान बर्पा करेंगे, लिहाजा इमरान खान भी भाग गए उस मुज़ाकरात से कि निकलो जी, वो मुझे मिलने नहीं दे रहे, लिहाजा तुम्हारे पास इख्तियार नहीं है। ये बेख्तियारी का रोना रोते रोते ये कहाँ तक पहुँचे हैं, सजाएं ले आए हैं। ये फैसल फरीद चौधरी ने, जो वकील है प्रॉपरली, उसने बता दिया कि जाके मुकदमे लड़ो वरना सजाएं होंगी, क्योंकि केस वहाँ जा रहे हैं। हम तो रोज़ाना बरतानिया और अमेरिका और पता नहीं दुनिया की मशालें देते हैं लोगों को। कैपिटल हिल बरतानिया में क्या हुआ, 24/7 अगलों ने मजिस्ट्रेट बिठाए, अदालतें लगाई और सजाएं दे दी। यहाँ पे जनाब वो अदालतें मौजूद थी जो अब वजूद नहीं रखती, कि उन्होंने एक सियासी पार्टी के इस्तेकाम के लिए अपना सारा वजूद ख़त्म किया, वन वे इंसाफ दे के वो सारा बंदोबस्त हो गया। तो अब क्या करना है? PTI को चाहिए कि जो स्पीकर ने बात कही कि अगर मेरी मुलाकात आपसे नहीं कराएंगे तब भी बात करें मेरे से, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा इन्हें बिठा लेना चाहिए, फंसा लेना चाहिए कि भाई अपने लिए और सियासी जमात के लिए रिलीफ निकालें। लेकिन अब जब भी इमरान खान से मुलाकात होगी, देखें जिन्होंने 14 अगस्त पे इमरान खान के नारे को ज़ीरो किया, तमाम पार्लिमानी क़यादत ने और जो बाहर सेक्रेटरी जनरल सब ने कहा, क्योंकि सबको पता लग गया था लोग 5 अगस्त को नहीं आए, 14 को भी नहीं आएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं हम सिर्फ जश्न आज़ादी मनाएंगे। इनके साथ होनी क्या है, ये मंगल को इमरान खान के वकील मिलते हैं, फैमिली मिलती है, जवाब आएगा और अगले मुज़ाकरात के ऊपर भी उनका तबसरा आएगा, आपको पता लग जाएगा कि वो कहाँ खड़े हैं। तो अतर काज़मी साहब, इसका मतलब है कि फिर मुज़ामत वाला मामला जो है वो चैप्टर फिलहाल क्लोज ही समझा जाए, चूँकि खान साहब खुद भी मुतमईन नहीं थे। जो तहरीक इंसाफ की तैयारियां थी 5 अगस्त के हवाले से, और जो 5 अगस्त को हुआ वो भी आपने देख लिया, 14 अगस्त को करना था एहतजाज, वो भी नहीं हो सका। अब तहरीक इंसाफ की अपनी जो तंजीम है, ज़रा वो तंजीम उस तरह से एग्जिस्ट भी नहीं करती, तो पार्टी को इस बात की रियलाइजेशन है कि हम एक इफेक्टिव मूवमेंट नहीं चला सकते कि जिसके ज़रिए खान साहब की रिहाई समेत बाकी जो मुतालबात हैं वो गवर्नमेंट से मनवा लिए जाएँ। तो फिर आपको क्या लग रहा है कि फिर बेहतर रास्ता तहरीक इंसाफ के पास फिर कौन सा बचता है और वो किस तरफ जा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सियासी जमातें होती हैं उन्होंने कोई डंडा सोटा उठा के तो अपनी मुजामत नहीं करनी है। एक पॉलिटिकल मुजामत होती है, अपनी कॉज को जिंदा रखना होता है।
13-14 की रात को आपने भी देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि लीडर तो आपको कहीं पे कोई तहरीक इंसाफ का नजर नहीं आया, लेकिन अवाम तो नजर आई आपको। लोगों ने तो तहरीक इंसाफ का झंडा उठाया हुआ था। कोई आप हालिया तारीख में बता दें, जब मियां साहब इस मुल्क से चले गए थे, क्या उसके बाद आपको नून लीग के हवाले से अवाम ऐसे झंडे उठाती हुई नजर आती थी? किसी भी बड़ी बहुत सारी यहाँ पे हुई ना, बहुत सी 14 अगस्त गुजरी, बहुत सारे मामला गुजरे। इस 3 साल के तसलसल के बाद मसलसल FIRs, मसलसल सजाएं, और हाल ही में इसी महीने तो उनकी सारी ऑलमोस्ट जो सीनियर पार्लिमानी लीडरशिप है उनको भी सजाएं होगी। उसके बावजूद अवाम ने तो एक बार से मैसेज दिया कि अभी भी उनकी जो अवाम के अंदर मकबूलियत है वो है। बाकी जो सियासी जमातों की मजामत होती है वो ऐसी ही होती है। दूसरी बात, आप ये सारी चीज देखें, आप जो सोहेल बड़ाई साहब ने कॉलम भी लिखा और उन्होंने बिल्कुल जो जमीनी हकायक है उनको बयान किया, लेकिन देखें ना, इसका खुलासा तो यही है ना कि आज आपने इमरान खान साहब को जो 3 साल के बाद, वो तकरीबन 2 साल से जेल में हैं, इस 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर भी जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम बीबी बिलावल मिल के भी कोई काउंटर सियासी बयानियां नहीं बना सके। 26वीं आईनी तरमीम ला के अदलिया के अंदर सारी तब्दीलियां करके भी आज वो ये कह रहे हैं कि भाई अगले इलेक्शंस तक चुप कर जाओ ताकि निजाम चलता रहे। भाई अगर वो इतने इररिलेवेंट है तो इमरान खान डिस्कस क्यों हो रहा है? दुनिया भर में जिधर भी कोई इंपॉर्टेंट शख्सियत बात करती है या बयान देती है या किसी की इंटरेक्शन होती है, लोग क्यों इमरान खान का जिक्र करते हैं? इसलिए जिक्र करते हैं कि आज उसका वोट बैंक मौजूद है और सबको पता है। तो सियासत में तो आप इसी तरह रेलेवेंट होते हैं। बाकी अब उनके पास ऑप्शंस क्या हैं या वो क्या करेंगे, ये इसका फैसला तो उन्होंने खुद करना है। पर मेरे ख्याल में फिलहाल तो मुझे स्टेटस को ही बरकरार लगता है। तो आमिर इलियास राजा साहब, पावर कॉरिडोर्स में एक क्लैरिटी तो दिखाई दे रही है कि इस्तेहकाम लेकर आना है मुल्क के अंदर, चाहे जैसे भी हो। तो क्या लग रहा है ये इस्तेहकाम फिर कैसे आएगा? मजीद सख्ती करके आएगा या तरीके इंसाफ को जो है मना कर मुज़ाकरात की मेज पर लाकर ये इस्तेहकाम लाया जाएगा? ये जो डंडा सोटा कहा ना, बताई बात, ये तो इससे PTI कहीं आगे है। उन्होंने ना पाकिस्तान के GHQ को छोड़ा, ना कोर कमांडर हाउस छोड़ा, ना ISI का, ना PAF का, और फिर कफन बरदार जुलूस लेके आए, चढ़ाइयाँ की इस्लामाबाद पे। कोई अब मतलब अभी आप समझते हैं कि ये बिल्कुल वो पुरसकून माहौल था, सियासी जमातों वाला था? मैं तो हैरान हूँ अगर ये बात इस तरह है। तो फिर तो ये लोग ठीक जा रहे हैं लोग कि इमरान खान अंदर रहे और धंधा बाहर चलता रहे। फिर तो ये ठीक बात है ना कि उसकी मकबूलियत के सारे अपनी कबूलियत बनाई जाओ, गेम डाली जाओ, अब जितनी मर्जी हो। लेकिन ये बात कोई वजाहत दे सकता है कि 9 मई जिन लोगों ने किया, इस मुल्क की अदालतों ने उनको इतनी जमानतें दी कि केस ही बिगाड़ के रख दिया और फिर ये हालात हुए हैं। अब भी अगर PTI ये नहीं समझती, हम तो नहीं ना किसी को मजबूर कर सकते कि इमरान खान ये कहें, लेकिन हम उसकी बुनियाद पे तज्जिया करते हैं कि इमरान खान को मकबूलियत दिखा के लोगों ने अपनी कबूलियत बनाई हुई है, उनका धंधा तो ठीक चल रहा है, पैसे कमाने की हद तक नहीं, मकबूलियत के अंदर। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो लोग आए हैं जिनको कोई 5 मिनट भी नहीं देता था। इसलिए ये धंधा चल रहा है कि इमरान खान को रखो और उसके साथ जो मर्जी हो जाए। मतलब ये बात खान साहब को कोई बंदा समझाने के लिए तैयार नहीं है कि आपका वोटर आपके साथ है, आपने जो फैसला करना है ना, ठीक है। मैंने कब किया कि उसका नवाज शरीफ के वोटर के ऊपर। और सर, ये जो कबूलियत का मामला है, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर नहीं, बल्कि जो हुकूमती बेंचेस के ऊपर बैठी जो सियासी जमातें हैं, वो सारी की सारी जो है उनकी कबूलियत भी तो इमरान खान की वजह से ही है। नहीं, देखें, अब ये बात सोचने की है ना कि आपका नुक्ता नज़र क्या है और मेरा नुक्ता नज़र क्या है। कि उन्होंने अपने वजूद के लिए फैसले किए, सियासत को इस मुल्क को बचाने के लिए अपनी ख़राब किया। बार बार बताया शहबाज शरीफ साहब ने, कोई इसमें अचंबा नहीं है कि जहाँ पे वो फरवरी में 22 में छोड़ के चले गए थे, आज तक तो IMF हमारे ऊपर क्लियर नहीं है। क्योंकि एक वज़ीर आज़म जब बदअहदी करता है वो मुल्क के हवाले से करता है, किसी नाम से नहीं करता कि वो इमरान खान ने की, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। तो आज तक हम फंसे हुए हैं। तो अगर कबूलियत और मकबूलियत में चक्कर में रहना है तो इमरान खान को आप जितना अरसा रखवा लें कि जी उसकी बड़ी मकबूलियत है और इनकी वजह से काम चल रहा है। अल्लाह के बंदो, जब वो बार बार शहबाज शरीफ उस वक्त कहता था, उस वक्त क्या मसला था? जब वो कबूलियत में इतने थे कि इनके लोग पार्टियां छोड़ छोड़ के आ रहे थे, वो तब भी मिसाके मईशत की ऑफर और जरदारी साहब भी कर रहे थे इमरान खान को। उस वक्त वो इंतकाम की उसके ऊपर जहाज पे चढ़े हुए थे कि नहीं मैंने किसी को छोड़ना नहीं है। लेकिन आज भी आपको हकायक देखने पड़ेंगे। अब तो शहबाज शरीफ साहब की कबूलियत का मामला इतना आगे चला गया है कि ना सिर्फ टेन्योर का मुकम्मल होना बल्कि कुछ 34 तक की बातें भी हो रही हैं इस्लामाबाद के अंदर। तो वाकईतन इतना उनके लिए खुला मैदान है आगे। देखिए, ये तो बड़ी आपकी बात है ना, यहाँ पे मुसलसल ये गुफ्तगू हो रही है। हर बंदा कह रहा है कि जनाब ये PTI का पूरा सोशल मीडिया, मैंने अभी स्टार्ट में कहा कि उन्होंने एक गेम डाली कि जी मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल सदर। ये
3-4 हफ्तों में इतनी कंपेन उठाई गई कि बस पता नहीं अभी हुकूमत खत्म होने वाली, तो भाई इस खुशफहमी में रहे ना जिंदा। तो इसमें मैं तो नहीं कुछ कर सकता किसी के लिए भी, वो इसमें से रास्ता ढूंढते हैं तो ढूंढ ले। पीटीआई को रास्ता मिल रहा है इसमें, लेकिन वो रास्ता बनता तो हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जो एक पार्टनरशिप है इस वक्त सिविल मिलिट्री, वो उसमें जो है वो डेंट डलने की कहीं से कोई गुंजाइश दिखाई दे नहीं रही। नहीं, वो तो तब होगी ना जब आप कहेंगे कि जनाब शहबाज शरीफ ने ये उल्टा काम किया है, फिर बात बनती है। जब आप बात ही नहीं कर रहे तो आपने तो दूसरे को रास्ता दिया हुआ है ना कि जो मर्जी करें। शहबाज शरीफ बिल्कुल ठीक जा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, एस्टेब्लिशमेंट उनका नाम लेती है। उन्होंने ब्रसल्स में भी कहा, खुल के कहा फील्ड मार्शल ने कि जनाब ऐसा वजीर आजम, ऐसी हुकूमत, उसने हमें इतना जंग में ताउन किया, अगर ये ना होता तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता फैसले करने। सही है। तो जब ये लेटेस्ट भी वो ये बात कह के आ रहे हैं, तो जो लोग ये सोच रहे हैं अल्टरनेट ला रहे हैं, तो मैं तो उनकी सोच पे कह सकता हूँ सही अच्छा जी अमल करा लें। अदर काज़मी साहब, आपकी फिर क्या राय है कि शहबाज शरीफ साहब के लिए फिर खुला मैदान फिलहाल दिखाई दे रहा है? तहरीक इंसाफ की तरफ से भी उन्हें कोई थ्रेट नहीं है, कहीं और किसी जगह से भी कोई थ्रेट नहीं है, तो फिर खुला मैदान है उनके लिए? देखिए जी, बिल्कुल दुरुस्त अभी राणा साहब ने फरमाया कि देखे ना कि इमरान खान की वजह से जो अभी लोग इक्तदार में बैठे हुए हैं, सबको पता है कि उनकी क्या सिचुएशन है। भुट्टो के वारिस और ज़ियाउल हक की सियासी जानशीन नहीं। आपने कहा ना कि जी बहुत सारे लोग इधर उधर आगे उसके इमरान खान साहब को बेचने के जो उनका सियासी बयानी है, तो वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने कहा पीटीआई का सोशल मीडिया और उनके हामी, मैंने हुक्मरानों के बारे में ये लफ्ज नहीं कहा, ये समर साहब ने कहा, मैं इसकी वजाहत कर अच्छा, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि देखे ना, आज अगर भुट्टो के सियासी जानशीन और ज़ियाउल हक के सियासी वारिस इकट्ठे हुए हैं, वो किसकी वजह से? ज़ियाउल हक की, मतलब ज़ियाउल हक की वजह से या भुट्टो साहब की वजह से तो नहीं है, इमरान खान साहब की वजह से। इन्होंने कहा कि जी लोग मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके बैठ गए, बिल्कुल दुरुस्त कहा। जो लोग सोशल मीडिया पे दुश्मनाम तराजी करते हैं, इमरान खान की वजह से आज उनको कौमी टीवी पे लाके बैठाया हुआ है। जिन लोगों को पूरी दुनिया में जो खबरें लगती हैं, उनको साल के अंदर 2-2 तमगे देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे शख्सियतें भी हैं कि साल के अंदर हुकूमत 2-2 तमगे देती है, क्योंकि तुमने सुबह से शाम तक बैठ के इमरान खान को बुरा भला कहना है। मैं उमर ज़हूर फारूक की बात कर रहा हूँ, वो जो नॉर्वे वाला है जिसके ऊपर उधर केस भी था, उसको दूसरी दफा तमगा मिल गया। तो ये सारी इमरान खान की करामात हैं कि जनाब जिनको कोई पूछता नहीं था, वो कोई किधर पहुंच गया, कोई किधर पहुंच गया। तो ठीक है, हर किसी ने अपना अपना चलाया हुआ है, पर एंड ऑफ द डे मसला वही है कि निजाम नहीं चल रहा। और अभी भी कह रहे हैं कि जी उसको कि माफी मांग लो ताकि निजाम आगे चले। तो ये तो फिर हुक्मरानों ने और पीटीआई ने मिलकर बैठ के कोई फैसला करना है कि निजाम कैसे चलाएंगे। क्यों आमिर साहब, निजाम नहीं चल रहा? निज़ाम तो जिस तरह सिस्टम की बात लोग कर रहे हैं और चाह रहे हैं, उनका तो निज़ाम नहीं चल रहा बहुत सारे लोगों का। इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि धंधा है पर मंदा है, क्या करें, गंदा भी है। जिन लोगों को सियासत करनी है, जिन लोगों को मुल्क चलाना है, उनके दिल में फ़िक्र होनी चाहिए। ये मेरे भी होनी चाहिए, ये अतर साहब के भी और आपके भी और सब सियासतदानों के भी, कि क्या बातचीत नहीं कर सकते? क्या परवेज़ इलाही के साथ नहीं बैठे थे? क्या एमक्यूएम के साथ नहीं बैठे थे? आप जिनको पीपल्स पार्टी और ज़ियाउल हक के वारसीन फरमा रहे हैं भुट्टो के, तो इमरान खान ने किस किस के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया? तो ये जिस दिन करेंगे कंप्रोमाइज़, तो आप और हम फिर दूसरी बात भी कर लेंगे। अगर अभी उनके जहन में है कि मैं अभी उनको 14 अगस्त का पता चल गया, 5 अगस्त का पता चल गया, अब नया पैंतरा लाएं, क्योंकि वो कहते हैं ना इमरान खान तो एक ऐसा मनसूबा बना के लाते हैं कि पता नहीं क्या हो जाता है। तो चलें करा लें उनसे मनसूबे। 25 मई को वो खुद निकले थे इस्लामाबाद के लिए 2022 में, तो वो किस तरह वापस हुए थे, जबकि चीफ जस्टिस रितबुल लिसान थे, जजेस रितबुल लिसान थे, आइए हुजूर ज़रूर तशरीफ़ लाइए, फलां करिए। मतलब ये क्या क्या नहीं हुआ इस मुल्क में उनकी फेवर के लिए। तो अब अगर आप ये देखते हैं कि वो रास्ता नहीं बन रहा, मैं तो आज भी ये सच्चे दिल से समझता हूँ कि इमरान खान को सियासत, ज़ाहिर है उनकी मजबूरी है, उनकी लीडरशिप है, उनके लोग हैं, लेकिन सियासत का नाम रास्ता निकालना है, रास्ते बंद करना नहीं होता। और ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ ने भी रास्ता इसी तरह निकाला था कि मौके का इंतज़ार किया था कि कहाँ मौका मिले वहाँ वार किया जाए। तो वो स्ट्रेटेजिक पॉज भी जंग के अंदर एक लिया जाता है। तो काज़मी साहब, आपको लग रहा है फिर इस तरह कुछ हो सकता है या मुश्किल है? और दूसरा, कोई 27वीं आईनी तरमीम की बातें भी हो रही थी कि गवर्नमेंट अपनी ग्रिप मजीद मजबूत बनाने के लिए वो 27वीं आईनी तरमीम लाने लगी है। तो हुकूमती वज़रा तो कह रहे हैं कि ऐसा फिलहाल कोई प्लान भी हमारा नहीं है 27वीं आईनी तरमीम फिल वक्त लाने का। देखिए, 27वीं आईनी तरमीम सिर्फ ग्रिप मजबूत करने की बात नहीं है समर साहब। अगर आप उसकी थोड़ी सी डिटेल देखें ना, जो जिस चीज का जिक्र हो रहा है वो एक जेन्युइन इशू है। एनएफसी अवार्ड के जरिए आपने रकम तो बांट दी, लेकिन पीएसडीपी अभी भी आपका वफाक करता है। आपके दीगर बहुत सारे मसले हैं। अभी जितना कर्जा हम पे चढ़ता है वो भी सारा वफाक की जिम्मेदारी है। फिर जहां से पैसा जाता है वो पिशावर में फंस जाता है, कोयटा में, लाहौर में, कराची में, नीचे नहीं जाता।
तो मेरे ख्याल में इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, आई डोंट नो बाकी वो जो बहुत सारी देवमालाई स्टोरियां सुनाई गई कि जनाब कोई वज़ीर आज़म तब्दील हो रहा है, झंग से कोई इलेक्शन लड़ने लगा है, वैसी कोई सूरत हाल नहीं है। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं, मेरे ख्याल में उस पे कंसेंसस होना चाहिए। ये पैसा नीचे ट्रिकल डाउन होना चाहिए, सूबों से पैसा आगे भी जाना चाहिए। ये जेन्युइन कंसर्न्स है। अगर इस पे कोई चीज़ आती है, तो मेरे ख्याल में सारी सियासी जमातों को उसकी हमायत करनी चाहिए। सही है। फाइनली आमिर इलियास राना साहब, बहुत कम हमने देखा शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब को हुकूमत में, जब से शहबाज साहब आए हैं हुकूमत में आने के बाद बड़े कम उनके इंटरेक्शन होते हैं। तो आजकल ज़रा मुलाकातों की फ्रिक्वेंसी काफ़ी बढ़ गई है, तो ये इज दिस नॉर्मल या कुछ पक रहा है? इसकी मुलाकातों की फ्रिक्वेंसी शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ की? जी हाँ। नहीं जी, मैं आपको एक बात बताऊं अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कि शहबाज शरीफ हर काम में मशवरा नवाज शरीफ से करते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि मेरे और आपके सामने ही मीडिया पे मुलाकात हो या उसकी खबर जारी की जाए और वो टेलीफोन पे बात नहीं करते होंगे, वो मिलते नहीं हैं। ये मतलब मरी में भी रोज़ाना मिल रहे होते हैं, यहाँ से जाके लाहौर में भी मिलते हैं, बातचीत भी करते हैं और बेशुमार लोग रोज़ाना की बुनियाद पर ये गुफ्तगू करते हैं। ये दोनों भाइयों को यही तो मसाइल थे ना कि लड़ा रहे हैं। मैं तो आज भी कहता हूँ अगर नवाज शरीफ नहीं कहते तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म कैसे बनते, मरियम नवाज कैसे वज़ीर आला बनती। उन्होंने पूरी सपोर्ट की इस बात पे। यहाँ स्टोरियां बनाई गई कि जी वो नाराज़ हो गए, वो पीछे हट गए। भाई उनके आशीर्वाद के साथ ही काम चल रहा है ना। सही है। ये बिल्कुल ऐसा काम नहीं है। हाँ, 27वीं तरमीम की मैंने जिस दिन ये बात हुई, तब जब अक्सरियत आई, मैंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से पूरी तरह बातचीत करके कहा कि जी वो कहते हैं हमने अगर तरमीम ज़रूरत होगी, 26 हुई है तो 27, 28, 29 भी हो जाएगी, और जब ज़रूरत नहीं है तो फिर हमें जल्दी क्या है। और गवर्नमेंट सर्कल में है कि अगर कुछ भी करना है तो सुप्रीम कोर्ट बार के नवंबर में इलेक्शन के बाद होगा और उसमें एक वसी तर कंसेंसस बहरहाल बनाया जाएगा। आप और हम देखेंगे कि लोग मुज़ाकरात करने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल ये नहीं होगा कि यूनिलैटरली वो बैठ जाएंगे कि जी हमारे पास अक्सरियत मौजूद है और हम पास करा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब आपका और अतर काज़मी साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे भारत की हजीमत कम होने का नाम नहीं ले रही। आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बड़े ही अहम इंकशाफात किए हैं पाक भारत हालिया जंग के हवाले से। इस पर मज़ीद बात करेंगे मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हालिया पाक भारत जंग में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुश्किलात कम होने का नाम ही नहीं ले रही। एक तरफ अपोजिशन जमात कांग्रेस तो दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने मोदी का जीना दो भर किया हुआ है। शायद इसीलिए 15 अगस्त को भारतीय यौम आज़ादी पर लाल किले में 103 मिनट की तकरीर के दौरान नरेंद्र मोदी ने शिकस्त की खिफ़त मिटाने के लिए आधा वक्त पाकिस्तान को धमकियां देने में गुजारा, जिसका जवाब आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 15 मिनट की तकरीर में दिया और इंकशाफ किया कि भारत के जो 6 जहाज पाकिस्तान ने गिराए हैं उनकी वीडियोज हमारे पास मौजूद हैं। आप यकीन करें कि इंडियंस की हर मूव और हर चीज़ हमारे इदारों के पास वक्त से बहुत पहले आ जाती थी। जब उनके जहाज़ गिर गए तो अब कैसे फैसला ये हुआ कि जब तक सबूत नहीं होगा हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे कि हमने इतने जहाज़ गिराए, इतने जहाज़ गिराए। पता चल गया था रेडार के थ्रू के हो गए, लेकिन हमें फील्ड में एविडेंस चाहिए था। इन 6 के 6 जहाज़ों की हमारे पास वीडियोज़ मौजूद हैं जिसमें वो गिरे हुए हैं और उनके वहाँ पे इलाके की चीज़ें मौजूद हैं। तमाम के तमाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टारगेट अचीव हुए, 100% अचीव हुए। फील्ड मार्शल साहब ने सऊदी डेलीगेशन को कहा इंडिया जो है एक शाइनिंग मर्सिडीज़ की तरह है, लेकिन हम एक डंपर ट्रक की तरह है जो भरा हुआ है पत्थरों से और बाकी चीज़ों से। अब आप इमेजिन कर लें कि जब इसकी टक्कर होगी तो उस मर्सिडीज़ का क्या हाल होगा। अब पहले ही ट्रंप 30 से ज़ायद बार पाक भारत जंग का तज़किरा कर चुके हैं, लेकिन खुसूसी तौर पर जहाज़ों का तज़किरा भी करना शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बावजूद भी अमेरिका भारत तजारती मुआहिदा खटाई में पड़ गया है। अमेरिकी टीम ने 25 अगस्त को भारत का दौरा मनसूख कर दिया है। भारत और अमेरिका में अब तक मुज़ाकरात के 5 दौर मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन मुआहिदा अब तक नहीं हो पाया। अब भारत और अमेरिका के दरमियान तजारती मुज़ाकरात के बाद भारतीय हुकाम को यकीन था कि एक फ़ायदेमंद मुआहिदा होगा, टैरिफ 15% तक आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। भारत के साथ जो हो रहा है उसका इशारा भी आज मोहसिन नकवी ने अपनी गुफ्तगू में दिया। मैं आपको 2 कैरेक्टर्स बताना चाहता हूँ जो असल में इंडियन हुकूमत को चला रहे हैं और इस सारे ड्रामे के पीछे, एक अजित डोभाल और दूसरा अमित शाह। ये 2 वो लोग हैं
जो असल में पूरे ड्रामे के पीछे थे। ये दो कैरेक्टर इंडिया को भी ले डूबेंगे, मोदी को भी ले डूबेंगे, और आप देखेंगे आने वाले वक्त में कि ये किस तबाही के दाने में पहुंच गए। ये सिर्फ एक्सपोज होने की बात है और ये बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये होने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी की सियासत अपने मंतकी इंजाम की तरफ बढ़ रही है, और बढ़ते दबाव की वजह से क्या भारत किसी मुहिम जोई की तरफ तो नहीं जाने लगा? बात करेंगे हिफायत जेकार सैयद मोहम्मद अली से। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि आज वज़ीर दाखिला ने बड़े अहम इंकशाफात किए हैं पाक भारत हालिया जंग के हवाले से, और एक तो ये कहना कि बताना कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो इतनी स्ट्रांग थी कि भारत में जो भी प्लान होता था वो पाकिस्तान को पहले से ही पता चल जाता था, और दूसरा ये भी कि जो 6 त्यारे भारत के गिराए गए उन सब की फुटेजेस हमारे पास मौजूद हैं। क्या कहेंगे इन इंकशाफात के हवाले से, चूंकि भारत की तरफ से भी अब ये दावा आ गया था पिछले हफ्ते, 3 महीने बाद उन्हें यह ख्याल आया था कि 6 त्यारे हमने पाकिस्तान के गिराए हैं, तो कैसे जो भारत की ऑलरेडी ज़रा दुनिया भर में रसवाई हो रही है और पाकिस्तान का नैरेटिव पहले ही दुनिया मान रही थी, तो इन इंकशाफात के बाद हमारा जो मौक़िफ़ है वो कितना मज़ीद स्ट्रेंथन होगा पूरी दुनिया के अंदर? बहुत शुक्रिया समर साहब, आपने मधु के अपने प्रोग्राम में। देखें, जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने बड़े अहम मामले पे बात की है, और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि हुकूमत की जानिब से एक इन्फॉर्म्ड और कम्प्रिहेंसिव मौक़िफ़ जो है इस जंग के हवाले से सामने आया है। सबसे पहली बात यह है कि जो जिसका उन्होंने भी एतराफ़ किया वो ये है, जिसको इस जंग में बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई, वो हमारी इंटेलिजेंस डोमिनेंस भी थी। हमारी जो इंटेलिजेंस थी उसकी सलाहियत और कारकर्दगी इतनी ज़्यादा सुपीरियर थी भारतीय इंटेलिजेंस से। सिर्फ 2-3 चीज़ें आपसे मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ। देखें, मैं आज आपको एक खबर दे रहा हूँ, 2019 में भी जब भारत ने पाकिस्तान पे फ़ज़ाई हमले की फरवरी में कोशिश की थी, तो हमें कम से कम 2 महीने पहले उनके मंसूबों का इल्म था। ये मैं आज आपको बावसूख सराय से बता रहा हूँ। हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा ने कमोबेश 100 ममालिक से राब्ते किए भारतीय हमले से कबल, उनको वार्न करने के लिए कि जनाब हमें मुसद्दिक़ा इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है कि ये हमला करेंगे, और बदकिस्मती से भारत ने हमें सही साबित किया। नंबर 1 तो पहली बात। और दूसरी जानिब भारत को आप कंपेयर करें, उनको ये तक नहीं पता था कि हमने जो चीन से मिसाइल लिए हैं, एयर टू एयर मिसाइल, उसकी रेंज क्या है। मतलब इट्स अनबिलीवेबल इनकॉम्पिटेंस अगर उनकी इंटेलिजेंस के हवाले से बात की जाए। दूसरी बात ये है कि हमारी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी अजीम नुसरत और मदद शामिल हाल रही, जिसके लिए हम जितना भी शुक्र बारगाह इज़्ज़ी में अदा करें कम है। तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने की वो ये कि जो फैसले साजी थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, और हमारी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप भी बड़ी ज़बरदस्त है इस वक्त, और इसलिए किसी किस्म का फैसलों में कोई गैप नहीं था। और बल्कि चौथा पहलू इससे रिलेटेड है, और मैं आज से आपसे शेयर कर रहा हूँ, मुझे ये आर्मी चीफ ने खुद बताया कि हमारी एयर चीफ और आर्मी चीफ के दरमियान इतनी ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी थी कि मैं आज आपको खबर दे रहा हूँ कि 10 तारीख को रात 12 बजे से लेके दिन 12 बजे के दरमियान आर्मी चीफ और एयर चीफ के दरमियान 97 दफा राब्ते हुए हैं। इतनी कोऑर्डिनेशन थी, और तमाम प्लानिंग दोनों की मर्जी और मरबूत, और बल्कि ये नाम भी जो है, ये जब प्लान एयर पार के हवाले से एयर चीफ ने आर्मी चीफ को ब्रीफ किया, तो ये नाम आर्मी चीफ ने मुझे बताया कि मैंने जब आपने प्लान बताया तो मैंने ये नाम तजवीज़ किया बुनियानुल मरसूस, के आप तो फजाई हुदूद के अंदर एक सीसा पिलाई हुई दीवार कायम कर रहे हैं पाकिस्तान के दिफा के लिए। तो कुरान की इस आयत से बेहतर तो इसका मतलब इसका ये नाम हो ही नहीं सकता। और दूसरा सर जो बात की है आज मोहसिन नकवी साहब ने 6 त्यारों के हवाले से कि उसकी वीडियो हमारे पास है। पहले तो डिजिटल फुटप्रिंट उसका पाकिस्तान के पास था, जो दुनिया मानती भी थी पाकिस्तानी मौक़िफ़ को। भारत ने भी फिर बीच में एक दावा कर दिया कि हमने भी 6 गिराए हैं। तो अब ये वीडियो वाला जो मामला है, ये कितनी हजीमत का बायस बन सकता है भारत के लिए, अगर ये वीडियो कल को जारी कर भी दी जाती है, और ये होनी भी चाहिए, जाहिर है। देखें, 3 एतबार से भारत के लिए पैगाम यही है कि झूठ के पाँव नहीं होते, और सच जो है छुपाए नहीं छुपता। पहली बात यह है कि सिर्फ वीडियो नहीं, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेक्निकल लैंग्वेज में आप यूं कहें कि जिस तैयारे से वो मिसाइल लॉन्च किए गए हैं, PL-15 जिनका निशाना बने हैं भारतीय
तैयारे, चाहे वो SU-30 MKI हो, चाहे मिराज 2000 हो, चाहे MiG-29 हो, चाहे राफेल हो, उन सब की कंप्लीट ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग की जो फिल्म होती है वो उस तैयारे में रिकॉर्ड के लिए मौजूद होती है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे एयर चीफ ने ये बताया कि ग्राउंड इंटेलिजेंस से और भी कई तैयारों के नुकसान पहुंचने की मुसद्दिका इतलात हैं, लेकिन चूंकि जो एयर चीफ की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तमाम सबूत जब तक उनको नहीं मिल जाते वो उनको क्लेम नहीं करेंगे। ये उनकी इंटेग्रिटी भी है और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी है। इसलिए जो तैयारे की रिकॉर्डिंग उसके तबाह होने की, जिस तैयारे से उसको निशाना बनाया गया है, उसकी मुकम्मल गन कैमरा फिल्म वहां पे मौजूद होती है, रिकॉर्डिंग होती है। उसके बगैर उस पायलट को वो किल अबॉर्ड ही नहीं की जा सकती। सही है। फाइनली मोहम्मद अली साहब ये बताइएगा कि इस जंग के बाद भारत को जिस तरह से हजीमत पूरी दुनिया में न सिर्फ बल्कि अपने मुल्क के अंदर भी उठानी पड़ रही है वहाँ की हुकूमत को, उसके बाद ज़ाहिर है इंडिया पे प्रेशर बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी पे प्रेशर बढ़ रहा है। और आज भी ये बात की भी मोहसिन नकवी साहब ने भी कि भारत के लिए या नरेंद्र मोदी के लिए जो है वो अमित शाह और अजीत डोवल ये मरवा देंगे उन्हें, ये तबाह बर्बाद कर देंगे उन्हें। और आगे के लिए भी ज़ाहिर भारत कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहा है। और जो ख़तरात हैं पाकिस्तान की तरफ फिर किसी मिस एडवेंचर के, वो बढ़ते नहीं जा रहे क्या? और कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ख़तरा ज़्यादा हो सकता है फ़लां टाइम लाइन के ऊपर जो है कि भारत जो है किसी मिस एडवेंचर की तरफ जा सकता है? ये मुमकिन है कि वो कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत की कोशिश करें, लेकिन हमारी अफवाज, हमारी इंटेलिजेंस मुकम्मल तैयार है। और मैं आपके जरिए से मुख्तसरन ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अभी हमने अपनी सलाहियत का 10 से 20% हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं किया है, और रवायती एतबार से हम इससे 10 गुना नुकसान उनको पहुंचाने की सलाहियत, एहलियत रखते हैं। इसलिए आप मजीद गलती की हिमाकत ना करें। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाजा की सैयद मोहम्मद अली साहब की, जिनका कहना है कि भारत के ऊपर दबाव इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी बढ़ रहा है। जिस तरह की हजीमत का उन्हें सामना करना पड़ा है, इसलिए पाकिस्तान को किसी भी तरह की भारतीय जारहियत के लिए तैयार रहना होगा। आज की शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।